हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग एनसीईआरटी ज्योग्राफी की बुक पढ़ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इस टाइम हम लोग क्लास 9th की एनसीईआरटी ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। इसमें हम फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे। इस चैप्टर का नाम है अफवाह, यानी आज हम नदी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अफवाह। तो पहले हम अफवाह शब्द को देखते हैं कि अफवाह शब्द क्या होता है। अफवाह शब्द एक क्षेत्र के नदी तंत्र की व्याख्या करता है। भारत के भौतिक मानचित्र को देखिए, आप पाएंगे कि विभिन्न दिशाओं दिशाओं से छोटी छोटी नदियां आकर एक साथ मिल जाती हैं तथा एक मुख्य नदी का निर्माण करती हैं। यानी छोटी छोटी नदियां आकर मिल जाती हैं और एक मुख्य नदी यानी बड़ी नदी का निर्माण करती हैं। अतः इसका निकास किसी बड़े जलाशय, झील अथवा समुद्र या महासागर में होता है। जिनका निकास झील में भी हो सकता है, समुद्र में भी हो सकता है और महासागर में भी हो सकता है। एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है उसे एक अपवाह द्रोणी कहते हैं। यानी मान लीजिए अगर कोई नदी तंत्र है, उस उस क्षेत्र का जो जल जहाँ प्रवाहित होता है जिस दिशा में, उसे हम अपवाह द्रोणी कहते हैं। मानचित्र का अवलोकन करने पर यह पता चलता है कि कोई भी ऊंचा क्षेत्र जैसे पर्वत या उच्च भूमि को दो पड़ोसी अपवाह द्रोणियों को एक दूसरे से अलग करती है। इस प्रकार की उच्च भूमि को जल विभाजक कहते हैं। यानी जब दो पड़ोसी अपवाह द्रोणियां एक दूसरे को अलग करती हैं उसे हम जल विभाजक कहते हैं। विश्व की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी अमेजन नदी की है, जो कि अफ्रीका में है। अमेजन नदी द्रोणी। भारत में किस नदी की अपवाह द्रोणी सबसे बड़ी है? तो आप भारत में किस नदी की अपवाह द्रोणी सबसे बड़ी है, आप हमें बताएंगे कमेंट में। फ्रेंड्स, अब हम आगे देखते हैं भारत में अपवाह तंत्र। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत की अपवाह तंत्र का नियंत्रण मुख्यतः भौगोलिक आकृतियों के द्वारा होता है। इस आधार पर भारतीय नदियों को दो मुख्य वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला हिमालय की नदियां, दूसरा प्रायद्वीपीय की नदियां। हिमालय की नदियां, प्रायद्वीपीय नदियां। भारत के दो मुख्य भौगोलिक क्षेत्रों से उत्पन्न होने के कारण हिमालय तथा प्रायद्वीपीय नदियां एक दूसरे से भिन्न है। एक दूसरे से भिन्न है। हिमालय की अधिकतर नदियां बारहमासी नदियां होती हैं, यानी जो हिमालय की नदियां होती हैं बारहमासी होती हैं, यानी उनमें 12 महीनों लगातार जल भरा रहता है। इनमें वर्ष भर पानी भरा रहता है, क्योंकि इन्हें वर्षा के अतिरिक्त ऊंचे पर्वतों से पिघलने वाले हिम द्वारा भी जल प्राप्त होता है। यानी जो हिमालयी नदियां होती हैं उनमें वर्ष भर हमेशा जल भरा रहता है, और यह जल जो है कि सिर्फ वर्षा पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि जो हिम पिघलते हैं उनका भी जल इन्हें प्राप्त होता है। इसकी वजह से ये साल भर यानी वर्ष भर जल से भरी रहती है। हिमालय की दो मुख्य नदियां सिंधु तथा ब्रह्मपुत्र इस इस पर्वतीय श्रृंखला के उत्तरी भाग से निकलती हैं। इन नदियों ने पर्वतों को काट कर गार्जों का निर्माण किया है। यानी हिमालयी नदियां जो होती हैं वह गार्जों का निर्माण करती हैं। हिमालय की नदियां अपने उत्पत्ति के स्थान से लेकर समुद्र तक लंबे रास्ते को तय करती हैं। ये अपने मार्ग को ऊपरी भागों में तीव्र तीव्र अपरदन क्रिया तीव्र अपरदन क्रिया करती हैं। अपने साथ भारी मात्रा में सिल्ट एवं बालू का संवहन करती हैं। मध्य एवं निचले भागों में ये नदियां विसर्प, गोखुर झील तथा अपने बाढ़ वाले मैदानों में बहुत सी अन्य निक्षेपण आकृतियों का निर्माण करती हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, करती हैं।
ये पूर्ण विकसित डेल्टाओं का भी निर्माण करती हैं। चित्र संख्या 3.3 में दिया गया है। प्रायद्वीपीय नदियां मौसमी अधिकतर प्रायद्वीपीय नदियां मौसमी होती हैं क्योंकि इनका प्रवाह वर्षा पर निर्भर करता है। प्रायद्वीपीय नदियों में वर्ष भर जल नहीं रहता है, यानी ये जो मौसमी वर्षा होती है इन पर निर्भर करती है। शुष्क मौसम में बड़ी नदियों का जल भी घटकर छोटी छोटी धाराओं में बहने लगता है। हिमालय की नदियों की तुलना में प्रायद्वीपीय नदियों की लंबाई कम और छिछली है, यानी जो हिमालय की नदियां होती हैं वह बहुत बड़ी नदियां होती हैं, काफी लंबी दूरी तय करती हैं। वही जो प्रायद्वीपीय नदियां होती हैं इनकी लंबाई कम होती है और ये छिछली होती हैं। फिर भी इनमें कुछ केंद्रीय उच्च भूमि से निकलती हैं तथा पश्चिम पश्चिम की तरफ बहती हैं। क्या आप इस प्रकार की दो बड़ी नदियों को पहचान सकते हैं? इसको आप हमें जरूर बताइएगा। प्रायद्वीपीय भारत की अधिकतर नदियां पश्चिमी घाट से निकलती हैं तथा बंगाल की खाड़ी की तरफ बहती हैं। अब देखते हैं हिमालय की नदियां। हिमालय की नदियां सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियां हैं। ये नदियां लंबी तथा अनेक महत्वपूर्ण एवं बड़ी सहायक नदियां आकर इनमें मिलती हैं। किसी नदी तथा उनकी सहायक नदियों को नदी तंत्र कहा जाता है। सिंधु नदी तंत्र। अब बात करते हैं हम सिंधु नदी तंत्र की, इसको बहुत ध्यानपूर्वक पढ़िए। सिंधु नदी तंत्र सिंधु का उद्गम मानसरोवर झील के निकट तिब्बत में है, यानी सिंधु नदी मानसरोवर झील तिब्बत से निकलती है। पश्चिम की ओर बहती हुई यह नदी भारत में लद्दाख से प्रवेश करती है। इस भाग में यह एक बहुत ही सुंदर दर्शनीय गार्ज का निर्माण करती है। इस क्षेत्र में बहुत सी सहायक नदियां जैसे जास्कर, नुब्रा, श्योक, हुंजा इस नदी में आकर मिलती हैं। यानी पूछा जाए कि सिंधु नदी की सहायक नदियां तो हो गई यहाँ पे, जैसे जास्कर, नुब्रा, श्योक तथा हुंजा। सिंधु नदी बलूचिस्तान तथा गिलगित में बहते हुए अटक में पर्वतीय क्षेत्र से बाहर निकलती है। सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब तथा झेलम आपस में मिलकर पाकिस्तान में मिठान कोट के पास सिंधु नदी में मिल जाते हैं। यानी जो सतलज है, ब्यास नदी, चेनाब, झेलम ये आपस में पाकिस्तान के मिठान कोट में सब एक ही जगह पे मिल जाती हैं। इसके बाद यह नदी दक्षिण की तरफ बहती है तथा अंत में कराची के पूर्व की ओर अरब सागर में मिल जाती है। सिंधु नदी के मैदान का ढाल बहुत धीमा है। सिंधु द्रोणी एक तिहाई से कुछ अधिक भाग भारत के जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल तथा पंजाब में तथा शेष भाग पाकिस्तान में स्थित है। 2900 किलोमीटर लंबी सिंधु नदी विश्व की लंबी नदियों में से एक है, यानी सिंधु नदी की लंबाई 2900 किलोमीटर है। क्या आप जानते हैं सिंधु जल समझौता संधि के अनुच्छेदों यानी 1960 के अनुसार भारत इस नदी प्रक्रम के संपूर्ण जल का केवल 20% जल उपयोग कर सकता है। यानी भारत सिंधु नदी का 20% जल उपयोग कर सकता है। इस जल का उपयोग हम पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के दक्षिण पश्चिम भागों में सिंचाई के लिए करते हैं। यहाँ पे एक चित्र दिया गया है। ये देखिए नदी की विभिन्न अवस्थाएं। नदी का स्रोत मान लीजिए यहाँ से चली, फिर ऊपरी भाग, फिर मध्य भाग, फिर यहाँ निचला भाग। इसके बाद क्या है, गोखुर झील का निर्माण, यानी यहाँ नदी गोखुर झील का निर्माण करती है। यहाँ पे दिखाया गया विसर्प का निर्माण। फिर यहाँ जब अब आगे बात करते हैं गंगा नदी तंत्र की। गंगा नदी तंत्र गंगा की मुख्य धारा भागीरथी, गंगोत्री, हिमानी से निकलती है तथा अलकनंदा उत्तराखंड के देवप्रयाग में इससे मिलती है।
हरिद्वार के पास गंगा पर्वतीय भाग को छोड़कर मैदानी भाग में प्रवेश करती है। यानी हरिद्वार के पास जो गंगा है वह पर्वतीय भाग को छोड़कर मैदानी भाग में प्रवेश कर जाती है। हिमालय से निकलने वाली बहुत सी नदियां आकर गंगा में मिलती हैं। इनमें से कुछ प्रमुख सहायक हैं: यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी। यानी ये गंगा की सहायक नदियां हैं। यमुना नदी हिमालय के यमुनोत्री हिमालय से निकलती है। यानी यमुना नदी हिमालय के यमुनोत्री हिमालय से निकलती है। यह गंगा के दाहिने किनारे के समानांतर बहती है। इलाहाबाद में गंगा में मिल जाती है। घाघरा, गंडक तथा कोसी नेपाल हिमालय गंडक, कोसी नेपाल हिमालय से निकलती है। इनके कारण प्रत्येक वर्ष उत्तरी मैदान के कुछ हिस्से में बाढ़ बाढ़ आती है, जिससे बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान होता है। लेकिन ये वे नदियां हैं जो मिट्टी को उपजाऊपन प्रदान कर कृषि योग्य भूमि बना देती हैं। प्रायद्वीपीय उच्च भूमि से आने वाली मुख्य सहायक नदियां चंबल, बेतवा, सोन है। ये अर्ध शुष्क क्षेत्रों से निकलती हैं। इनकी लंबाई कम तथा इनमें पानी की मात्रा भी कम होती है। ये नदियां कैसे और कहां से कहां गंगा में मिलती हैं, तो इसको आप हमें बताइएगा। बाएं तथा दाहिने किनारे की सहायक नदियों के जल से परिपूर्ण होकर गंगा पूर्व दिशा में पश्चिम बंगाल के फरक्का तक बहती है। यह गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु है। यहाँ नदी दो भागों में बढ़ जाती है: भागीरथी, हुगली, जो इसकी एक वितरिका है, दक्षिण की तरफ बहती है तथा डेल्टा के मैदान से होते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। मुख्य धारा दक्षिण की ओर बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है एवं ब्रह्मपुत्र नदी इससे आकर मिल जाती है। अंतिम चरण में गंगा और ब्रह्मपुत्र समुद्र में विलीन होने से पहले मेघना के नाम से जानी जाती हैं। यानी जब दोनों मिलती हैं तो मेघना के नाम से जानी जाती है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के जल वाली एक बृहद नदी बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इन नदियों के द्वारा बनाए गए डेल्टा को सुंदरबन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी दिया गया, इसको पढ़ लेते हैं। क्या आप जानते हैं नमामि गंगे गंगे एक एकीकृत संरक्षण मिशन है। इसमें राष्ट्रीय नदी गंगा से संबंधित दो उद्देश्यों, प्रदूषण के प्रभाव को कम करना तथा इसके संरक्षण और कायाकल्प को पूरा किया जा सके। अगर आपको अधिक जानकारी प्राप्त करनी है तो आप इस वेबसाइट से जाकर पढ़ सकते हैं। क्या आप जानते हैं सुंदरबन डेल्टा का नाम वहां पाए जाने वाले सुंदरी पादप से किया गया है। यानी सुंदरबन डेल्टा का जो नाम रखा गया जो सुंदरी वहां के पुष्प हैं उनके नाम पर रखा गया है। सुंदरबन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा एवं तेजी से वृद्धि करने वाला डेल्टा है। यहाँ रॉयल बंगाल टाइगर भी पाए जाते हैं सुंदरबन डेल्टा में। गंगा की लंबाई 2500 किलोमीटर से अधिक है। चित्र संख्या 3.4 में देखें। यहाँ पे पहले हम मैप देख लेते हैं। पहले हमने पढ़ा है सिंधु नदी तंत्र। तो सिंधु नदी तंत्र यहाँ से निकल रही है, यहाँ से। इसके बाद सिंधु नदी तंत्र की सहायक नदियां झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, ये तीनों पाकिस्तान के मिठानकोट में मिल जाती हैं। ये बात हुई सिंधु नदी तंत्र की। अब हम बात करते हैं गंगा नदी तंत्र की। तो गंगा नदी तंत्र इधर से निकलती है। इसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए उसके बाद इलाहाबाद में यमुना नदी गंगा नदी से मिल जाती है। इसके बाद यहाँ से कुछ नदियां निकलती हैं, जैसे चंबल नदी, बेतवा नदी, सोन नदी, ये सब जाके गंगा नदी में मिल जाती हैं। गंडक नदी, कोशी नदी। चलिए अब आगे देखते हैं।
यहाँ से होते हुए फिर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं और यहाँ पे सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती हैं। यहाँ देखिए कि यहाँ मानसरोवर झील से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है, जिसको हम तिब्बत में सांगपो नदी के नाम से जाने जाते हैं। जैसे यह यहाँ पे आंध्र प्रदेश असम में पहुंचती है, सॉरी, अरुणाचल प्रदेश असम में पहुंचती है, इसके बाद यहाँ इसको दिबांग लोहित के नाम से जाना जाता है। इसके बाद यहाँ पे आते हुए इसको फिर मेघना नदी के नाम से, जब गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलती हैं तो मेघना नदी के नाम से जानी जाती हैं बांग्लादेश में। फिर इसके बाद बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। अब आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए ये सांभर झील है। उसके बाद यहाँ महाराणा प्रताप सागर बांध बनाया गया है, गांधी सागर बांध बनाया गया है। उसके बाद ये आपकी हो गई नर्मदा नदी, तापी नदी, पेनगंगा नदी, गोदावरी नदी, महानदी, गोविंद बल्लभ पंत सागर। आप ये जितने यहाँ पे बांध और सागर हैं, आप इसको बताइएगा कि कौन सा बांध है, कौन सा मतलब कौन सा बांध है, किस नदी पर बनाया गया है। यहाँ पे देखिए चिल्का झील, ये महानदी, कोलेरू झील, पुलिकट झील, यहाँ पे हो गई कृष्णा नदी, निजाम सागर, नागार्जुन सागर, तुंगभद्रा नदी, लिंगामक्की झील, कृष्णराज सागर झील, ये सब साउथ में पाई जाती हैं। ये याद रहे हमेशा। यहाँ पे बेम्बनाथ झील। देखें, अब आगे देखते हैं। क्या आप गंगा नदी के अपवाह तंत्र को पहचान सकते हैं? अंबाला नगर सिंधु तथा गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजक पर स्थित है। अंबाला से सुंदरबन तक मैदान की लंबाई लगभग 1800 किलोमीटर है, परंतु इसके ढाल में गिरावट मुश्किल से 300 मीटर है। दूसरे शब्दों में प्रति 6 किलोमीटर की दूरी पर ढाल में गिरावट केवल 1 मीटर है। इसलिए इन नदियों में अनेक बड़े बड़े विसर्प बन जाते हैं। अब बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत की मानसरोवर झील के पूर्व तथा सिंधु एवं सतलज के स्रोतों से काफी नजदीक से निकलती है। इसकी लंबाई सिंधु से कुछ अधिक है, परंतु इसका अधिकतर मार्ग भारत से बाहर स्थित है। यह हिमालय के समानांतर पूर्व की ओर बहती है। नामचा बरवा शिखर 7757 मीटर के पास पहुंचकर यह अंग्रेजी के यू अक्षर जैसा मोड़ बनाकर भारत के अरुणाचल प्रदेश में गार्ज के माध्यम से प्रवेश करती है। यहाँ इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है। यानी जब ब्रह्मपुत्र नदी यू आकार का मोड़ बनाकर जैसे भारत में प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश में, तो उसको हम यहाँ दिहांग नाम से जानते हैं। तथा दिबांग लोहित, केनुला एवं दूसरी सहायक नदियां इससे असम में ब्रह्मपुत्र का निर्माण करती हैं। असम में केनुला और उसकी जैसे दूसरी सहायक नदियां असम में ब्रह्मपुत्र का निर्माण करती हैं। क्या आप जानते हैं ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो एवं बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है? यानी ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है, ये आप याद रखेंगे। आगे देखते हैं। तिब्बत एक शीत एवं शुष्क क्षेत्र है, अतः यहाँ नदी में जल एवं सिल्ट की मात्रा बहुत कम होती है। भारत में यह उच्च वर्षा वाले क्षेत्र से होकर गुजरती है। यहाँ नदी में जल एवं सिल्ट की मात्रा बढ़ जाती है। असम में ब्रह्मपुत्र अनेक धाराओं में बहकर एक गुम्फित नदी के रूप में बहती है तथा बहुत से नदी द्वीपों का निर्माण करती है। क्या आपको ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनाए गए विश्व के सबसे बड़े नदी द्वीप का नाम याद है? इसको आप बताइएगा हमें।
प्रत्येक प्रत्येक वर्ष वर्षा ऋतु में यह नदी अपने किनारे से ऊपर बहने लगती है एवं बाढ़ के द्वारा असम तथा बांग्लादेश में बहुत अधिक क्षति पहुंचाती है। उत्तर भारत की अन्य नदियों के विपरीत ब्रह्मपुत्र नदी में सिल्ट एवं निक्षेपण की मात्रा बहुत अधिक होती है। इसके कारण नदी की सतह बढ़ जाती है और यह बार बार अपनी धारा के मार्ग में परिवर्तन लाती है। अब हम बात करते हैं प्रायद्वीपीय नदियां। अभी तक हमने जितना पढ़ा वह हिमालय की नदियां थी। प्रायद्वीपीय नदियां। प्रायद्वीपीय भारत में मुख्य जल विभाजक का निर्माण पश्चिमी घाट द्वारा होता है, जो पश्चिमी तट के निकट उत्तर से दक्षिण की ओर स्थित है। प्रायद्वीपीय भाग भाग की अधिकतर मुख्य नदियां जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी पूर्व की ओर बहती हैं तथा बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ये नदियां अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती हैं। पश्चिमी घाट से पश्चिम पश्चिम में बहने वाली अनेक छोटी नदियां जैसे नर्मदा एवं तापी दो दो ही बड़ी नदियां हैं जो कि पश्चिम की तरफ बहती हैं और ज्वारनद मुख का निर्माण करती हैं। प्रायद्वीपीय नदियों की अपवाह द्रोणियां आकार में अपेक्षाकृत छोटी होती हैं। अब हम देखते हैं अब नर्मदा द्रोणी। नर्मदा द्रोणी। नर्मदा का उद्गम मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी के निकट है। यानी नर्मदा नदी है जो मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। यह पश्चिम की ओर एक भ्रंश घाटी में बहती है। यानी नर्मदा नदी भ्रंश घाटी में बहती है, ये इंपॉर्टेंट है। समुद्र तक पहुंचने के क्रम में यह नदी बहुत से दर्शनीय स्थलों का निर्माण करती है। जबलपुर के निकट संगमरमर के शैलों से यह नदी गहरे गार्ज से बहती है तथा जहां यह नदी तीव्र ढाल से गिरती है वहां धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। यानी धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी घाटी पर बनाया गया है। अब नर्मदा की सभी सहायक नदियां बहुत छोटी हैं। इनमें से अधिकतर समकोण पर मुख्य धारा में मिलती है। नर्मदा द्रोणी मध्य प्रदेश तथा गुजरात के कुछ भागों में विस्तृत है। यहाँ पे देखते हैं, क्या आप जानते हैं नर्मदा के संरक्षण के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नमानि नमा नमामि देवी नर्मदे नाम की एक योजना प्रारंभ की गई है। इसके बारे में अधिक जानकारी इस वेबसाइट से देख सकते हैं। अब बात करते हैं तापी नदी द्रोणी की। तापी द्रोणी। तापी का उद्गम मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से सतपुड़ा की श्रृंखलाओं में है। यह भी नर्मदा के समानांतर एक भ्रंश घाटी में बहती है। यानी तापी और नर्मदा दोनों भ्रंश घाटी में बहती हैं, लेकिन इसकी लंबाई बहुत कम है। इसकी द्रोणी मध्य प्रदेश, गुजरात तथा महाराष्ट्र राज्य में है। यानी तापी नदी मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में बहती है। अरब सागर तथा पश्चिमी घाट के बीच का तटीय मैदान बहुत अधिक संकीर्ण है, इसलिए तटीय मैदानों की लंबाई बहुत कम है। पश्चिम की ओर बहने वाली मुख्य नदियां साबरमती, माही, भारतपुंजा तथा पेरियार है। पश्चिम की ओर बहने वाली मुख्य नदियां हैं जैसे साबरमती, माही, भारतपुजा तथा पेरियार है। अब हमें इन नदियों का नाम बताइए जिन राज्यों में यह नदियां बहती हैं। ये चारों नदियां कमेंट कमेंट बॉक्स में। चलिए अब देखते हैं गोदावरी नदी द्रोणी। गोदावरी द्रोणी। गोदावरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। यह महाराष्ट्र के नासिक जिले से पश्चिम घाट की ढालों से निकलती है। इसकी लंबाई लगभग 1500 किलोमीटर है। यह बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। प्रायद्वीपीय नदियों में इसका अपवाह तंत्र सबसे बड़ा है। इसकी द्रोणी महाराष्ट्र नदी द्रोणी का 50% भाग मध्य प्रदेश, ओडिशा, आंध्र प्रदेश में स्थित है। गोदावरी में अनेक सहायक नदियां मिलती हैं जैसे पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, मांजरा, वेनगंगा, पेनगंगा। इनमें से अंतिम तीनों सहायक नदियां बहुत बड़ी हैं। बड़े आकार और विस्तार के कारण इसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। अब बात करते हैं महानदी। महानदी द्रोणी। महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि से है तथा यह उड़ीसा से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इस नदी की लंबाई 860 किलोमीटर है। इसकी अपवाह द्रोणी महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा में है। यानी महानदी का संबंध किन राज्यों से है, तो यहाँ पे महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा से है, 4 राज्यों से। ये याद रखिएगा।
अब बात करते हैं कृष्णा द्रोणी द्रोणी कृष्णा द्रोणी महाराष्ट्र के पश्चिम घाट में महाबलेश्वर के निकट एक स्रोत से निकलकर कृष्णा लगभग 1400 किलोमीटर बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तुंगभद्रा, कोयना, घाट प्रभा, मुंशी, भीमा इसकी कुछ सहायक नदियां हैं। यानी तुंगभद्रा, कोयना, घाट प्रभा, मुंशी, भीमा इसकी कुछ सहायक नदियां हैं। इसकी द्रोणी महाराष्ट्र, कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश में फैली है। यानी कृष्णा नदी का संबंध महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से है। अब बात करते हैं कावेरी द्रोणी की। कावेरी द्रोणी कावेरी पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी श्रृंखला से निकलती है तथा तमिलनाडु में कुडलुरु के दक्षिण में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। यानी ब्रह्मगिरी श्रृंखला से निकलती है कावेरी नदी। इसकी लंबाई 660 किलोमीटर है तथा इसकी प्रमुख सहायक नदियां अमरावती, भवानी, हेमावती, काबिनी। इसकी द्रोणी तमिलनाडु, केरल तथा कर्नाटक में विस्तृत है। यानी सबसे ज्यादा जो कावेरी नदी है कर्नाटक में विस्तृत है। क्या आप जानते हैं भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात कावेरी नदी बनाती है। इसे शिव समुद्रम के नाम से जाना जाता है। प्रपात द्वारा उत्पादित विद्युत मैसूर, बेंगलोर तथा कोलार स्वर्ण क्षेत्र को प्रदान किया जाता है। जो शिव समुद्रम बांध है यह कावेरी नदी पर बनाया गया है। ये भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है, आप बताइएगा। आपसे इसलिए क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि आप इसका उत्तर देंगे तो थोड़ा खोजेंगे, पढ़ेंगे, उसके बारे में जानेंगे, इसके बाद बताएंगे तो आपको याद हो जाएगा। ऐसा नहीं कि मुझे आ नहीं रहा है मैं बता नहीं रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड्स। आप खुद से आंसर दीजिए इसका। इन बड़ी नदियों के अतिरिक्त कुछ छोटी नदियां हैं जो पूर्व की तरफ बहती हैं। दामोदर, ब्राह्मणी, बैतरणी तथा सुवर्णरेखा कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। अपने एटलस में इनकी स्थिति ज्ञात कीजिए। नदियों की स्थिति ज्ञात कीजिए जो यहाँ पे दिखाया गया है। क्या आप जानते हैं पृथ्वी के धरातल का लगभग 71% भाग जल से ढका है, लेकिन 97% जल लवड़ी है। केवल 3% ही स्वच्छ जल के रूप में उपलब्ध है, जिसका 3/4 भाग हिमानी के रूप में है। अब बात करते हैं झीलें। झीलें क्या होती हैं? झीलें कश्मीर घाटी तथा प्रसिद्ध डल झील। नौ नौ वाले घरों तथा शिकारा से तो आप परिचित ही होंगे, जो प्रत्येक वर्ष हजारों पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। इसी प्रकार आप अन्य झील वाले स्थानों पर भी गए होंगे, जहां वहां नौकायन, तैराकी एवं अन्य जलीय खेलों का आनंद भी लिया होगा। कल्पना कीजिए अगर आप कश्मीर, नैनीताल एवं दूसरे पर्यटन स्थलों पर झीलें नहीं होती तब आप क्या क्या वे नहीं होती तब क्या वे उतना ही आकर्षित करते जितना कि आज करते हैं? तो फ्रेंड्स ऐसा नहीं। क्या आप यह जानने की कोशिश की है कि इन पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए किसी स्थान पर झीलों का क्या महत्व है? पर्यटकों के आकर्षण के अतिरिक्त मानव के लिए अन्य कारणों से भी झीलों का महत्व है। पृथ्वी की सतह के गर्त वाले भागों में जहां जल जमा हो जाता है उसे झील कहते हैं। यानी पृथ्वी की सतह के गर्त वाले भागों में जहां जल जमा हो जाता है उसे ही हम झील कहते हैं। क्या आप जानते हैं बड़े आकार वाली झीलों को समुद्र कहा जाता है, जैसे कैस्पियन, मृत तथा अरल। जो कैस्पियन है विश्व की सबसे बड़ी झील है कैस्पियन झील। इसको हम कैस्पियन सागर के नाम से भी जाने जाते हैं जानते हैं। भारत में भी बहुत सी झीलें हैं, ये एक दूसरे से आकार तथा अन्य लक्षणों से भिन्न हैं। अधिकतर झीलें अस्थायी होती हैं तथा कुछ केवल वर्षा ऋतु में ही पाए सॉरी केवल वर्षा ऋतु में ही पानी होता है, जैसे अंतर्देशीय अफवाह वाले अर्धशुष्क स्रोतों की द्रोणी वाली झीलें। यहाँ कुछ ऐसी झीलें हैं जिनका निर्माण हिमानियों द्वारा बर्फ की चादर की क्रिया के फलस्वरूप हुआ है, जबकि कुछ अन्य झीलों का निर्माण वायु, नदियों तथा मानवीय क्रियाओं के कारण हुआ है। एक विसर्प नदी बाढ़ वाले क्षेत्रों से कटकर गोखुर झील का निर्माण करती है। यानी जो
विसर्प नदी बाढ़ वाले क्षेत्रों से कटकर गोखुर झील का निर्माण करती है। स्पीट तथा बारोदिका तटीय क्षेत्रों में लैगून का निर्माण करते हैं, जैसे चिल्का झील, पुलिकट झील तथा कोलेरू झील। अंतर्देशीय भागों अंतर्देशीय भागों वाली झीलें कभी कभी मौसमी मौसमी होती हैं। उदाहरण के लिए राजस्थान की सांबर झील, जो एक लवण जल वाली झील है। इसके जल का उपयोग नमक के निर्माण के लिए किया जाता है, जो सांबर झील है राजस्थान में। मीठे पानी की अधिकांश झीलें हिमालय के क्षेत्र में है। ये मुख्यतः हिमानी द्वारा बनी है। दूसरे शब्दों में ये तब तक हिमानियों दूसरे शब्दों में ये तब बनी जब हिमानियों ने या तो कोई द्रोणी गहरी बनाई जो बाद में हिम पिघलने से भर गई, या किसी क्षेत्र में शिलाओं तथा मिट्टी से हिमानी मार्ग बंध गए। इसके विपरीत जम्मू तथा कश्मीर की वुलर झील भूगर्भीय क्रियाओं से बनी है। जो वुलर झील है जम्मू कश्मीर की, वह भूगर्भीय क्रियाओं से बनी है। और वुलर झील क्रियाओं से बनी, यह भारत की सबसे मीठे पानी वाली प्राकृतिक झील है। डल झील, भीमताल, नैनीताल, लोकताक, बड़ा पानी तथा कुछ अन्य महत्वपूर्ण पानी की झीलें हैं, जैसे डल झील, भीमताल, नैनीताल, लोकताल, बड़ा पानी, कुछ अन्य महत्वपूर्ण मीठे पानी की झीलें हैं। इनको आप याद रख सकते हैं। इसके अतिरिक्त जल विद्युत उत्पादन के लिए नदियों पर बांध बनाने से भी झील का निर्माण हो जाता है। यानी जल विद्युत उत्पादन करने के लिए जो नदियों पर बांध बनाए जाते हैं, उनसे भी झील का निर्माण हो जाता है, जैसे गुरु गोबिंद सागर, भांखड़ा नांगल परियोजना मानव परियोजना झीलें मानव के लिए अत्यधिक लाभदायी होती हैं। एक झील नदी के बहाव को सुचारू बनाने में सहायक होती है। अत्यधिक वर्षा के समय यह बाढ़ को रोकती है तथा सूखे के मौसम में यह पानी के बहाव को संतुलित करने में सहायता करती है। झीलों का प्रयोग जल विद्युत उत्पन्न करने में भी किया जा सकता है। ये आसपास के क्षेत्रों की जलवायु को सामान्य बनाती हैं। यानी झीलें बहुत इंपॉर्टेंट हैं हमारे लिए, बनाती हैं। जलीय परितंत्र को संतुलित रखती हैं। झीलों की प्राकृतिक सुंदरता व पर्यटन को बढ़ाती हैं तथा हमें मनोरंजन प्रदान करती हैं झीलें। अब देखते हैं नदियों का अर्थव्यवस्था में क्या योगदान है, इसको देखते हैं। संपूर्ण मानव इतिहास में नदियों का अत्यधिक महत्व रहा है। नदियों का जल मूल प्राकृतिक संसाधन है तथा तथा अनेक मानवीय क्रियाकलापों के लिए अनिवार्य है। यही कारण है कि नदियों के तट से प्राचीन काल से ही अधिवासियों को अपनी ओर आकर्षित किया है। ये गांव अब बड़े शहरों में परिवर्तित हो चुके हैं। अपने राज्य के उन शहरों की एक सूची तैयार कीजिए जो नदी के किनारे स्थित है। तो जैसे एक सूची तैयार कीजिए जो जो नदियों के किनारे स्थित हैं। तो जैसे यहाँ पे इलाहाबाद हो गया, जौनपुर हो गया, ये सब नदियों के किनारे स्थित शहर हैं। तो इसमें आप जिस भी राज्य से हैं जहाँ पे नदियाँ बहती हैं, तो उसकी सूची आप बना के देख सकते हैं। किंतु भारत जैसे देश के लिए जहाँ जहाँ की अधिकांश जनसंख्या जीविका के लिए कृषि पर निर्भर है, वहाँ सिंचाई, नौ संचालन, जल विद्युत निर्माण में नदियों का महत्व बहुत अधिक है। अब देखते हैं यहाँ संरक्षण योजना। राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना NRCP देश में नदी सफाई कार्यक्रम का शुभारंभ 1985 में गंगा एक्शन प्लान GAP के साथ आरंभ हुआ था। वर्ष 1995 में राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना NRCP के तहत अन्य नदियों को जोड़ने के लिए गंगा कार्य योजना का विस्तार किया गया। नदियां देश में जल का प्रमुख स्रोत हैं। NRCP का उद्देश्य नदियों के जल में प्रदूषण को कम करके गुणवत्ता में सुधार करना है। हालांकि अभी तक हो नहीं पाया कुछ भी। देखते हैं नदी प्रदूषण। नदी जल की घरेलू, औद्योगिक तथा कृषि में बढ़ती मांग के कारण इसकी गुणवत्ता प्रभावित हुई है। इसके परिणाम स्वरूप नदियों में अधिक जल की निकासी होती तथा इनका आयतन घट जाता है। दूसरी ओर उद्योगों का प्रदूषण तथा अपरिष्कृत कचरे नदी में मिलते रहते हैं। यह केवल जल की गुणवत्ता को ही नहीं बल्कि नदी के स्वतः स्वच्छीकरण की क्षमता को भी प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए दिए गए समुचित जल प्रवाह में गंगा का जल लगभग 20 किलोमीटर क्षेत्र में फैले बड़े शहरों की
गंदगी को तनु करके समाहित कर सकता है, लेकिन लगातार बढ़ते हुए औद्योगिकरण तथा शहरीकरण के कारण ऐसा संभव नहीं हो पाता है। अनेक नदियों में प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। नदियों में बढ़ते प्रदूषण के कारण इनको स्वच्छ बनाने के लिए अनेक कार्य योजनाएं लागू की गई हैं। कार्य योजनाएं लागू की हैं। क्या आपने कभी ऐसी कार्य योजनाओं के बारे में सुना है? नमामि गंगे, कई सारी गंगा नदी को प्रदूषण से रोकने के लिए चलाया गया है मिशन। हमारा स्वास्थ्य किस प्रकार प्रभावित होता है? बिना स्वच्छ जल का मानव जीवन। इस विषय पर विस्तार करें तथा अपनी कक्षा में एक वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करें, यानी बच्चों से मिलकर बात करें। तो फ्रेंड्स, यह नदी चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर एग्जाम्स में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस चैप्टर को आप जितनी बार हो सके उतनी बार पढ़िए, अपनी एक शॉर्ट नोट्स भी बनाने की कोशिश कीजिए। फ्रेंड्स, अब यहाँ कुछ अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं, इनको हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे सही विकल्प का चयन करना है। पहला क्वेश्चन है कि वूलर झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो अभी हमने पढ़ा कि वूलर झील जम्मू कश्मीर में स्थित है। दूसरा है कि नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से है? तो नर्मदा नदी का उद्गम है अमरकंटक पहाड़ी से। तीसरा है कि निम्नलिखित में से कौन सी लवणी जलवायु झील है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सांभर झील, जो कि राजस्थान में स्थित है। चौथा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा गोदावरी। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो अभी पढ़ा था हम लोगों ने कि तापी नदी। दो नदियां थी, नर्मदा और तापी, जो कि यहाँ पे नर्मदा नहीं दिया गया, इसलिए तापी सही उत्तर। फ्रेंड्स, अब मिलते हैं हम अगली क्लास में। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा सेशन पसंद आ रहा है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। फ्रेंड्स, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।